गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आपका स्वागत है जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सांडवा में। और ये अपने सिलेबस का तीसरा जो पार्ट है वो अपने आज शुरू होगा। तो हमने दो पिछले वीडियो में जिक्र किया था मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में, जिसमें हमने फ्रेडरिक रेडजेल के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में कुमार एलन सी चर्चिल सैंपुल के बारे में पढ़ लिया था जो नियतिवाद के कट्टर समर्थक थे। और उसके बाद में नियतिवाद के बारे में पढ़ा था। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संभववाद के बारे में, यानी नियतिवाद तक अच्छा क्लियर हो गया अपना, मैं आशा करता हूँ ऐसे। और अब जो अपन पढ़ेंगे वो है संभववाद। इसमें से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है इस बार, क्योंकि इसके बारे में पहले बोर्ड में नहीं पूछा गया है। और वैसे भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रेडरिक रेडजेल के बारे में पूछ लिया गया, तो अब नियतिवाद के बारे में पूछ लिया और नवनियतिवाद के बारे में पूछ लिया था कि नवनियतिवाद के जनक कौन है, जो ग्रिप टेलर का था, वो भी प्रश्न आ गया था। तो संभववाद के बारे में अभी तक क्वेश्चन है वो आया हुआ नहीं है, तो निसंदेह अब की बार ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी संभावना है। तो नियतिवाद तक हमने ये देख लिया कि नियतिवाद है उसमें पर्यावरण को सर्वोपरि मानकर भूगोलवेत्ता वो अध्ययन कर रहे थे। लेकिन एक समय जैसे ही समाप्त हुआ और दूसरा समय संभववाद का जो शुरुआत हुई, तो संभववाद की जो शब्द है वो तो दिया था फेब्रो ने, और इसका जो जनक है वो माना जाता है विडाल डी ला ब्लास। पहला प्रश्न अपना यहीं से बनता है, विडाल डी ला ब्लास ये संभववाद के जनक है। तो थोड़ा सा अपन संभववाद को समझेंगे और संभववाद को समझने के बाद में इसकी परिभाषा देखेंगे। तो संभववाद में विडाल डी ला ब्लास ने फेब्रो, जीन ब्रूस, डिमांजिया ये इनके समर्थक थे संभववाद के। इन्होंने कहा कि जैसे नियतिवादियों ने बताया है वैसा है नहीं। नियतिवादियों ने यहाँ तक बता दिया कि प्रकृति है वो स्वामी है और मानव है वो तो उसका दास है, बल्कि ऐसा नहीं है। संभववाद में अगर अपन देखें तो यहाँ पे संभावना जाहिर की गई है कि पर्यावरण है उसको संभावना देता है, मानव के सामने ऑप्शन रखता है और मानव उस ऑप्शन का है वो प्रयोग करता है, चूज करता है उस ऑप्शन में से। पर्यावरण सब जगह संभावना जाहिर करता है। पर्यावरण है वो एक संभव है और मानव उसको अपने अनुसार क्या बना लेता है, संभव बना लेता है पर्यावरण को। सब जगह संभावना छुपी हुई है, अनिवार्यता कहीं भी नहीं है। नियतिवादियों ने तो कहा था कि अनिवार्य है, संभववादियों ने कहा अनिवार्यता कहीं भी नहीं है, किसी भी जगह अनिवार्यता नहीं है, सब जगह संभावना छुपी हुई है। पर्यावरण है वो मानव के सामने बेहतर से बेहतर ऑप्शन दे सकता है और चूज करना है वो किसका काम है, मानव का है। इसलिए मानव पर्यावरण में सब कुछ कार्य कर सकता है। जितने भी ये भूदृश्य है वो किसने निर्माण किए, मानव ने किए। जितने भी ये सड़कों का निर्माण है या मानव भूदृश्यों का निर्माण है या जितने भी पर्वतों के ऊपर जितने भी समतलीकरण करके या मानव ने उस अपने उपयोगी जो बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, मानव ने बनाए हैं। पर्यावरण को आज मानव ने अपने अकॉर्डिंग बनाया, क्योंकि यहाँ तक तकनीकी का थोड़ा थोड़ा विकास है वो हो गया था और तकनीकी के माध्यम से मानव है वो पर्यावरण को क्या कर गया था, समझ गया था। और समझने के बाद में पर्यावरण को उसके अकॉर्डिंग ढाल लिया था। और इसमें जैसे मान लो उसमें एक बेंदा का दृष्टांत आता है, इसमें एक केरी का दृष्टांत आता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि केरी है वो सवेरे सुबह जल्दी खड़ी होके और अपने ऑफिस के लिए तैयार होती है। वहाँ का तापमान है वो 0 डिग्री है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
वो ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है, शक्तिशाली गाड़ी से अपनी ऑफिस में जाती है, और ऑफिस है वो एक विशेष कांच का घुमावदार बना हुआ है, तापमान माइनस में फिर भी वो आसानी से काम करती है। किसी दूसरी जगह उन्हें जाना हो तो फ्लाइट से जा सकती है और वापस आ सकती है। उसके बाद में वो जिस भी जगह की जिस मौसम के अनुसार वो फल अगर खाना चाहे तो वहाँ से वो मंगवा सकती है। कीवी के माध्यम से वो सभी लैपटॉप के माध्यम से वो पूरे संसार में जुड़ सकती है, और इतने सारा काम करने के बाद में अपना मनपसंद सीरियल देखने के लिए वापस घर पे आ सकती है। तो ये क्या है? ये संभावना ही तो है सब जगह। ये सभी पर्यावरण ने क्या दे रखी है? संभावना दे रखी है, और मानव उसका क्या करता रहा है? सब संभावनाओं का उपयोग करता रहा है। सब संभावना का उपयोग है वो मानव ने किया है। ये संभववादियों का क्या है? विचारधारा है, जिसे कहा गया संभववाद। प्रवर्तक पूछा जाए, विडाल डी लाब्लास। अब विडाल डी लाब्लास ने इनकी एक परिभाषा है वो दी है कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों। क्या परिभाषा दी है? पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों। यानी इसमें देखो, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, कि ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी को क्या कर रहा है? ये भौतिक नियम है वो क्या कर रहे हैं? नियंत्रित कर रहे हैं। और तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों का पारस्परिक अध्ययन है। यह परिभाषा दी है विडाल डी लाब्लास ने। पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर भौतिक नियम है। आज हम जिस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं उस पृथ्वी के ऊपर भौतिक नियम है। भौतिक नियम का मतलब तापमान है, वर्षा है, जलवायु है, आर्द्रता है, ठीक है ना, पवने है। ये पृथ्वी को क्या कर रही है? भौतिक नियम को पृथ्वी नियंत्रित है इनसे। भौतिक नियमों से पृथ्वी क्या है? नियंत्रित है। और इस भौतिक नियमों और पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव या पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीव है, इस पृथ्वी पर जो निवास करने वाले जीव है, समस्त जीव, उन समस्त जीवों का आपस में क्या है? संबंध क्या है? उन संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। नियंत्रित हो है पृथ्वी, और उन संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जो जीव निवास कर रहे हैं उन जीवों का, और जो भौतिक नियम है, यहाँ पे पृथ्वी नहीं बताया, पृथ्वी को क्या बताया? भौतिक बताया है। यानी भौतिक नियम आ गए, और उस भौतिक नियमों के माध्यम से और जीवों जो आपस में संबंध बनाते हैं उनका जो अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ये बात किसने कही है? विडाल डी लाब्लास ने कही है। ठीक है, ये अपने दो वाद है यहाँ पे खत्म हो जाता है। और जो अगला जो टॉपिक है वो अपना इसी संदर्भ में जो नया शुरू होता है उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा और कर लेते हैं, और वो है मानव भूगोल की प्रकृति। अगला जो टॉपिक शुरू होता है वो शुरू होता है मानव भूगोल की प्रकृति। यहाँ तक 3 परिभाषाएं हैं, बिल्कुल आपको याद करनी है। उससे पहले का जो चैप्टर है वो याद करना है। अब जो प्रश्न है वो आगे किस प्रकार बनता है उसके बारे में अपन जिक्र कर लेते हैं। वो है मानव भूगोल की प्रकृति, ये एक टॉपिक है। तो इसमें से प्रश्न भी आया था 2018 में, शायद इसमें से एक प्रश्न भी आया था। वो प्रश्न किस प्रकार आया मैं बताऊंगा। इसने कहा है कि जीन ब्रूस
जीन ब्रूस ने यह कहा है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का जो संबंध होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अपन क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल की प्रकृति। यहाँ पे प्रकृति का मतलब क्या है, स्वभाव, या उसमें क्या पढ़ा जाता है, वो स्वभाव, या उसमें पढ़ा क्या जाता है, या हमें मानव भूगोल क्या पढ़ाएगी। हमने बहुत सारा जिक्र कर रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा जिक्र और कर लेते हैं इसमें। जीन ब्रूस ने कहा कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध मूल्यों से होता है, राजनीति विज्ञान का संबंध है वो राजनीतिक घटनाओं से होता है, इतिहास का संबंध है वो समय से होता है, अर्थशास्त्र का संबंध जिस प्रकार मूल्यों से होता है, उसी प्रकार भूगोल का जो संबंध है वो स्थान से है। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, भूगोल का संबंध किसके है, स्थान से है। बस एक चीज ये ध्यान, क्योंकि भूगोल में किसी स्थान का, ये ध्यान रखना, भूगोल में किसी स्थान का अध्ययन है वो भौगोलिक ढंग से किया जाता है। इसलिए कहा है कि भूगोल का जो संबंध है वो स्थान है। पृथ्वी पर चारों ओर जो मानव दृश्य भूदृश्य है, या पृथ्वी पर चारों ओर से जो मानव निर्मित भूदृश्य है, उन सभी भूदृश्यों का अध्ययन है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव के सांस्कृतिक और मानव के पर्यावरणीय जो संबंध है उनका अध्ययन भी भौतिक भूगोल में, मानव भूगोल में किया जाएगा। चारों ओर से जो पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है उनका अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाएगा। उसके बाद में बताया कि जनसंख्या का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात सिंपल रूप से बताई है। केंद्र बिंदु है वो क्या किसका है, स्थान है मानव भूगोल का। एक चीज हमें ये याद रखनी है। दूसरी चीज इसने बताया कि जो संसाधनों की व्यू रचना, प्रश्न आया था, देखो किस प्रकार, बहुत सरल प्रश्न आया था। अपन को उस प्रश्न को बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी समझे ना तो उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न किस प्रकार आया था, प्रश्न ये आया था, जनसंख्या व संसाधनों, जनसंख्या व संसाधनों की व्यू रचना का अध्ययन कौन सी भूगोल में किया जाता है। यह प्रश्न आया था 2018 में कि जनसंख्या व संसाधनों की व्यू रचना का अध्ययन भूगोल की कौन सी शाखा में किया जाता है या कौन सी भूगोल में किया जाता है। तो बिल्कुल ये सरल अपन उत्तर दे सकते हैं। अगर मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र की भूमिका अगर अपने देखो, पहले का समय था कि बिल्कुल फैक्ट ऐसा है नहीं, बोधात्मक प्रश्न आता है कि हमें जब तक उस पाठ की भूमिका के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम उत्तर नहीं दे सकते प्रश्नों के, रटने से उत्तर नहीं दे सकते प्रश्नों के। किस प्रकार, अगर आप प्रश्न पढ़ते कि जनसंख्या, तो सीधा ही पता चल गया कि जनसंख्या का अध्ययन है वो कौन सी भूगोल में होता है। जनसंख्या का मतलब मानव, बस यहीं से उत्तर मिल जाता था आपको। जनसंख्या व संसाधन तो यहीं से पढ़ लेते, जनसंख्या का अध्ययन है वो मानव भूगोल में होता है। ये जनसंख्या का मतलब क्या है, मानव। संसाधनों की व्यू रचना, अब आपको दूसरी चीज देखिए, जो संसाधन है उनका अध्ययन कौन से में होता है, उसकी व्यू रचना का अध्ययन। संसाधनों का उपयोग कौन करता है, मानव करता है संसाधनों का उपयोग। इसलिए मानव भूगोल का अध्ययन कौन सी भूगोल में किया जाता है, आपका उत्तर हो जाता था क्या, मानव भूगोल। प्रश्न में ही उत्तर पड़ा था लिखा हुआ मानव भूगोल। यह प्रश्न मानव भूगोल की प्रकृति से 2018 में पूछ लिया गया था। तो एक प्रश्न तो पूछ लिया गया था कि रेडजेल की किताब का क्या नाम है, और दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि जनसंख्या व संसाधनों की व्यू रचना का अध्ययन है वो कौन सी भूगोल की शाखा में किया जाता है, मानव भूगोल। तो प्रश्न को सही ढंग से अगर पढ़ा जाए, उसको 2 बार सही ढंग से, तो निश्चित रूप से उसमें उत्तर अपन देने में थोड़ा सा सक्षम हो जाते हैं कई बार। ये बताया। अब इसमें बताया कि संसाधनों की व्यू रचना है, जितने भी संसाधन है और संसाधनों का उपयोग कौन करता है, मानव करता है। और मानव अपने दैनिक जीवन में अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संसाधनों को क्या कर लेता है, काम में लेता है। इसलिए इसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता
है। ठीक है, उसके बाद में इसने बताया कि समय और कालिक के अनुसार जो समय परिवर्तन होता रहता है, मानव अपने आप को पर्यावरण के अकॉर्डिंग ढालता रहता है, जैसे पर्यावरण है उसी के अनुसार मानव ढल जाता है, और मानव भूगोल में मानव के पल पल परिवर्तन का अध्ययन है वो किया जाता है। मानव जो भी कार्य करता है उन सभी कार्यों का अध्ययन है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये मानव भूगोल की एक सिंपल अपन को दे रखी है प्रकृति, जिसमें से एक प्रश्न पूछ लिया। अब दूसरा प्रश्न अगर पूछे तो ये पूछ सकते हैं अब की बार कि मानव भूगोल का जो स्थान है या प्रकृति जो पृथ्वी पर मानव निर्मित जो भूदृश्य है उसका महत्वपूर्ण स्थान किसके बारे में होगा, तो इनके बारे में एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक चैप्टर। आगे अगर अपन देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है इसमें, जिसमें से प्रश्न बनने की थोड़ी सी संभावना है। वो क्या है देखेंगे, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, ये एक बिंदु है अपने पास में। इसमें से प्रश्न, क्योंकि 6 बिंदु दे रखे हैं, इनमें से प्रश्न पूछने की संभावना है कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो कहां तक है। यानी हम पूरी साल जो पढ़ेंगे या मानव भूगोल में हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन हम कौन कौन से मानव भूगोल के चीजों का या कौन कौन से हम टॉपिकों का अध्ययन करेंगे उनके बारे में जिक्र किया हुआ है। यानी अगर हम मानव भूगोल पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हमारे पास में भूमिका तो होनी चाहिए ना कि मानव भूगोल में आखिर आगे जाके पढ़ेंगे क्या, उसके बारे में बताया हुआ है। यानी जैसे ये समझ लो कि आपको किसी जगह पर जाना है या किसी प्रोजेक्ट पे आपको जाना है या आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करना है किसी कारणवश, तो आपको ये तो पहले पता होना चाहिए कि मैं प्रवास कर क्यों रहा हूँ, मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा क्यों रहा हूँ, मेरा संबंध क्या है, या मेरा वहाँ पे विषय क्षेत्र क्या है जाने के बाद में, या मेरा जो कार्य है वो है क्या, या मेरा जो सब्जेक्ट एरिया है वो है कितना साग, उससे बाहर जाके तो आप अध्ययन कर नहीं सकते वहाँ पे। तो यही चीज़ ये बता रहा है कि आखिर मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो कहाँ तक फैला हुआ है, हम कहाँ तक कौन सी सीमा तक जाकर मानव भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहला आता है जनसंख्या व क्षमता। पहला क्या आता है, जनसंख्या व क्षमता। कहने का मतलब ये हुआ कि हम दूसरे पाठ में विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे, जिससे में अपन प्रमुख जनजातियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में विश्व की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या संरचना, प्रवास और मानव विकास, ये मानव भूगोल के ही विषय क्षेत्र है। जनसंख्या की समता में अपन की इस, क्योंकि मानव भूगोल और मानव में महत्वपूर्ण कौन है, जनसंख्या है। इस पृथ्वी पर निवास करने वाली संपूर्ण जनसंख्या का भौगोलिक ढंग से जो अध्ययन है वो कौन सी शाखा में किया जाएगा, जनसंख्या का कौन सी भूगोल में, मानव भूगोल में किया जाएगा। यानी जनसंख्या के संदर्भ में कैसे जनसंख्या कौन सी जगह कितनी जनसंख्या रहती है, सबसे ज्यादा से प्रकार 60% से ज्यादा जनसंख्या एशिया में निवास करती है, अलग अलग क्षेत्रों में ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, कम जनसंख्या कहाँ है, उसके बारे में जनघनत्व कहाँ पाया जाता है, कम कहाँ पाया जाता है, अत्यधिक कहाँ पाया जाता है, न्यून जनघनत्व कहाँ पाया जाता है, उसके बाद में जननांग की संरचना क्या है, जननांग की संरचना सिद्धांत क्या है, या जनसंख्या की संरचना क्या है, जनसंख्या का निवास किस प्रकार है, मानव अपने भूदृश्यों का निवास किस प्रकार करता है, वो सारा का सारा अध्ययन है वो किस में किया जाएगा, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र जनसंख्या में किया जाएगा। तो ये इसका पहला विषय क्षेत्र है। प्रश्न आपको कैसे पूछेंगे, या तो ये प्रश्न पूछ लेंगे कि मानव भूगोल के कोई 2 विषय क्षेत्र बताइए, या मानव भूगोल के कोई 3 विषय क्षेत्र बताइए, या तो ये पूछेगा। और यह प्रश्न ये पूछेगा कि जनसंख्या वह क्षमता है उसमें उसका अध्ययन कौन सी भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, मानव भूगोल। पहला क्लियर है टॉपिक। दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, यह दूसरा विषय क्षेत्र है मानव भूगोल का, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। पहली चीज जो अपन ये समझे कि प्रदेश क्या है,
भूगोल में प्रदेश की परिभाषा क्या होती है? आपने 11वीं क्लास में भौतिक भूगोल में पढ़ा है कि प्रदेश क्या है। एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें समस्त जो भौगोलिक समानताएं रहती है और अपने निकटवर्ती क्षेत्र से भिन्नता रखता हो, वो क्या कहलाता है? प्रदेश कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, जैसे मान लो आप ये समझ लो ये ए क्षेत्र है और ये एक क्या है? बी क्षेत्र है। अब इस ए क्षेत्र में क्या है? ए क्षेत्र में भौगोलिक भूदृश्य कैसे? जैसे मान लो इसकी जलवायु, उसके बाद में इसकी मिट्टी, इसके बाद में इसकी वर्षा, तापमान, ये और ये ही विशेषता इस जगह पे, मतलब ए क्षेत्र की ये विशेषता बी क्षेत्र से भिन्न है। यहां पे अगर जलवायु मानसूनी है तो यहां पे आर्द्र जलवायु है। अगर यहां पे इनकी मिट्टी अलग प्रकार की है तो यहां पे मिट्टी अलग प्रकार की, यहां का तापमान अलग है तो यहां का तापमान अलग है। तो ये क्षेत्र ए क्षेत्र से बी क्षेत्र भिन्न है या समान है? ए क्षेत्र से बी क्षेत्र क्या है? भिन्न है। किस आधार पे? भौगोलिक संरचना के आधार पे। तो एक ऐसा क्षेत्र जो अपने निकटवर्ती क्षेत्र से भिन्नता रखता हो क्या कहलाता है? प्रदेश कहलाता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है भूगोल में। तो इसमें है कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, किसी प्रदेश के जो समस्त प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, संसाधन प्रकृति द्वारा वे प्रदत्त वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम होती है, संसाधन कहलाते हैं। तो प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, जिस जगह पे हम निवास कर रहे हैं उस जगह पे प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं है? प्राकृतिक संसाधन में उस जगह पे जल है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में विभिन्न प्रकार के खनिज है, पर्यावरण के चारों ओर वनस्पति है, जीव जंतु है, ठीक है ना। उनका हम प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो उपयोग कौन करता है? मानव करता है। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कौन करता है? मानव करता है। मानव अपने विकास के लिए क्या करता है? प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। तो प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन अगर मानव से संबंधित है तो अध्ययन किस में किया जाएगा? मानव भूगोल में किया जाएगा। या अपन जो आवश्यकता है वो अपनी आवश्यकता किससे पूर्ति करते हैं? अपन प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों से अपनी आवश्यकता है वो क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। इसलिए प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किस में किया जाएगा? मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा। तीसरा है इसमें सांस्कृतिक वातावरण। तीसरा क्या है टॉपिक? सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण में कैसे? तीसरा लिखिए अपन, सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी पर जितने भी सांस्कृतिक भूदृश्य है उनका अध्ययन भी किस में किया जाएगा? मानव भूगोल में किया जाएगा। सांस्कृतिक भूदृश्य जो पर्यावरण पर बने हुए हैं, आप नजर उठा के देखो, चारों तरफ आपको सांस्कृतिक भूदृश्य दिखेंगे। मानव के निर्मित आवास दिखाई देंगे, मानव की सांस्कृतिक भिन्नता दिखाई देगी, मानव की रहन सहन, मानव का आवास, मानव की परिवहन संरचना, मानव की जनसंख्या का संरचना, ये सब क्या है? सांस्कृतिक वातावरण में आता है। तो सांस्कृतिक वातावरण किसका है? सांस्कृतिक वातावरण मानव का है। और सांस्कृतिक वातावरण मानव का है तो प्रभाव है वो किसका पड़ता है? पर्यावरण का पड़ता है। जिस जगह की जैसा पर्यावरण होता है सांस्कृतिक वातावरण मानव का उसी प्रकार से बन जाता है। आप अगर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर देखोगे तो सांस्कृतिक वातावरण क्या दिखेगा आपको? भिन्न दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां के प्राकृतिक संसाधन, वहां के भौतिक संसाधन, वहां की भौतिक संरचना क्या है? अलग अलग है। इसलिए प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की प्रभाव है वो किस पे पड़ता है? सांस्कृतिक वातावरण पर पड़ता है। उसके बाद में चौथा है कालिक अनुक्रमण। कालिक अनुक्रमण। कालिक अनुक्रमण का मतलब है, कालिक का मतलब होता है समय, अनुक्रमण का मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। वैसे हमने स्वयं में पढ़ा है मानव भूगोल में
कि एक नियतिवाद था, नियतिवाद के बाद में संभववाद आया, संभववाद के बाद नवनियतिवाद आया, और उसके अनुसार परिभाषा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। आज मानव के भूदृश्यों के साथ में संबंध, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या जो क्षमता है, वो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और वो परिवर्तन है, समय के साथ में जो परिवर्तन चलेगा, उस परिवर्तन का अध्ययन भी किस में किया जाएगा, मानव भूगोल में किया जाएगा। उसके बाद में समायोजन और प्रादेशिक वितरण, समायोजन व प्रादेशिक वितरण। समायोजन कि मानव है वो पर्यावरण में क्या कर लेता है, समायोजन करता है। मानव है वो पर्यावरण में सभी जगह पे समायोजन करता है। जिस जगह का जैसा पर्यावरण होता है उसी पर्यावरण के अनुसार मानव अपने आप को समायोजित कर लेता है, और समायोजित करने के बाद में वो उसका उसी जगह पे निवास करता है, और जिस प्रकार की पर्यावरण है उसी पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, समायोजन कर लेता है। ये मानव की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसका अध्ययन भी किस में किया जाएगा, मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा। उसके बाद में जो छठा है, मैं यहां लिख रहा हूं छठा है अन्य प्रदेशों से संबंध। अन्य प्रदेशों से मानव का क्या संबंध, इसका अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा। अन्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र जो अपने निकटवर्ती क्षेत्र से भौगोलिक आधार पर भिन्नता रखता है, प्रदेश कहलाता है। तो अन्य प्रदेशों के साथ में मानव का संबंध कैसा है, उसका अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा। आज जिस प्रकार मानव एक जगह निवास कर रहा है तो उसका संबंध विश्व के अनेक प्रदेशों से है, एक प्रदेश से नहीं है, अनेक प्रदेशों। आज हमारा जो संबंध है वो विश्व के भिन्न प्रदेशों से भी हमारा संबंध है, क्योंकि अगर विश्व के अंतर्गत पर्यावरण एक समान होता, जलवायु एक समान होती, अगर मिट्टी एक समान होती, पृथ्वी स्वयं में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होती, तो आज भिन्नता को पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। पर्यावरण अगर समान है तो मानव समाज है, मानव समान है तो सोच समान है, सोच समान है तो पर्यावरण में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं समान है, और मानव की सारी जो सिस्टम है वो सब समान है, तो हमें अध्ययन करने की जरूरत कहाँ थी। लेकिन ऐसा नहीं है, भिन्नता है, इसलिए अन्य प्रदेशों के साथ में संबंध है, वो भी हम किस में अध्ययन करेंगे, मानव भूगोल में अध्ययन करेंगे। तो ये आपके 6 टॉपिक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। हम पूरी जो आगे जितने भी 24 पार्ट पढ़ेंगे, 24 पार्ट पढ़ेंगे, उनमें इनका अध्ययन करेंगे। ये हमारा विषय क्षेत्र है, इससे हम हटकर अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे शुरू होता है मानव भूगोल का विकास। आगे क्या शुरू होता है, मानव भूगोल का विकास। यहां से भी एक बार भी प्रश्न नहीं आया है, और इस जगह से अगर देखा जाए तो प्रश्न हमें पूछा जा सकता है। मानव भूगोल के विकास यानी हमने जैसे पिछले 2 वीडियो में इसका खूब सारा जिक्र किया भी है, अच्छा सारा अध्ययन कर भी रखा है हमने, लेकिन 12वीं के अकॉर्डिंग इनको देखा जाए तो अपन थोड़ा सा जिक्र इसमें और कर लेते हैं। इसमें यह बताया कि शुरू से लेकर यानी जब से 18वीं शताब्दी से लेकर आज तक का मानव भूगोल का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। शुरू से लेकर अब तक मानव भूगोल का जो विकास है वो हुआ किस प्रकार से, उसके संबंधों के बारे में क्या किया गया, जिक्र किया गया है। तो मानव भूगोल के विकास है वो 3 काल में बंटा हुआ है, जिसमें नंबर 1 अगर बात करें तो नंबर 1 है प्राचीन काल। प्राचीन काल। नंबर 2 की बात करें तो वो है मध्यकाल, और नंबर 3 की अगर बात करें तो वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल। प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल में मानव को पर्यावरण का ज्ञान सीमित था। मानव अपने आसपास जो क्षेत्र है उनमें निवास करता था। मानव के पास में पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के जानने के किसी प्रकार के अन्य स्रोत नहीं थे, वो एक जगह निवास करता रहता था, और जैसे भी पर्यावरण में उन्हें मिल जाता था उससे वो संतुष्ट रहता था। पर्यावरण का मानव के ऊपर पूरा प्रभाव था।
मानव पर्यावरण से बाहर जाकर किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता था। जैसे पर्यावरण ने आदेश दे दिए, मानव उसी को मानकर उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता था। मानव है वो पर्यावरण का क्या था, दास था, और पर्यावरण है वो क्या थी, मानव की स्वामी थी। जैसे प्रकृति ने आदेश दे दिया उसी के अनुसार मानव क्या करता था, कार्य करता था। और इसमें लिखा है कि जो मानव भूगोल के अंतर्गत आगे लिखा है इसमें कि जो जितने भी पर्यावरणीय संसाधन है उसका मानव है वो देवता मानता था। प्रकृति है उनको देवता मानता था, जल को देवता मानता था, सूर्य को देवता मानता था, चंद्रमा को देवता मानता था, पेड़ पौधों को देवता मानता था, और देवता मानकर उनकी क्या करता था, पूजा करता था। पर्यावरण का ज्ञान मानव के पास में क्या था, सीमित था। मानव नियतिवाद से घिरा हुआ था। कहने का मतलब है कि प्राचीन काल आ जाए तो आप फ्रेडरिक रेडजेल और कुमारी एलन सी चर्चिल शैम्पुल को ले सकते हो। उनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा आप प्राचीन काल में रख सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और बताइए कि जो अरस्तु है, उस अरस्तु ने कहा है कि जो ठंडे प्रदेशों के लोग होते हैं वो बहादुर और चिंतन में क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ठंडे प्रदेशों के जो लोग होते हैं वो बहादुर परंतु चिंतन में कमजोर होते हैं। तो यह प्रश्न अब की बार आ सकता है, आने की संभावना हो सकती है कि अरस्तु ने प्राचीन काल के बारे में क्या कहा, या ऐसे आ सकता है कि जो ठंडे प्रदेशों के लोग बहादुर और चिंतन में कमजोर होता है, ये किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। ठीक है। परंतु जो उष्ण कटिबंधीय या अगर बात करें कि उष्ण प्रदेशों की बात करें, उनमें जो मानव होता है वो चिंतन में मजबूर होता है। वो किसी प्रकार से जो कार्य होता है उसके अकॉर्डिंग ढलने का कार्य करता है। जैसे भी पर्यावरण है उसी पर्यावरण के अनुसार क्या कर जाता है, ढल जाता है। ये बात किसने कही है, अरस्तु ने कही है। ये प्राचीन काल का समय है। दूसरी बात मध्यकाल का। मध्यकाल का समय है वो अन्वेषण का समय था, अन्वेषण काल कह सकते हैं। कैसे, अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, खोज का समय कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत मानव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करनी शुरू कर दी थी। नावों के माध्यम से दूसरे स्थान पर जाता था, भिन्न प्रदेशों का अध्ययन करता था, और भिन्न प्रदेशों का अध्ययन है वो भूगोल में समाहित किया करता था। जैसे जैसे भिन्न प्रदेशों के तथ्य उनके सामने आते गए, भूगोल में वो क्या करते गए, समाहित करते गए। अलग प्रकार की जो भी विशेषता है वो मानव भूगोल में एडजस्ट होती गई, और मानव ने खूब सारी यात्राएं की, यात्रा वृत्तांत लिखे, और यात्रा वृत्तांत के आधार पर मानव भूगोल का जो ज्ञान है वो मध्यकाल में शामिल किया जाता है। उसके बाद में आता है आधुनिक काल। आधुनिक जो काल है वो मानव भूगोल का थोड़ा सा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इनमें से एक प्रश्न आया भी था कि नवनियतिवाद के जो जनक है वो किसे माना जाता है, ग्रिप टेलर को। यहाँ पे एक नए वाद की शुरुआत भी हुई थी, जिसमें अगर अपन थोड़ा सा जिक्र करें तो दो हमने जैसे मान लो काल पढ़ लिए, जिसमें से एक काल का नाम है नियतिवाद, दूसरे का है संभववाद, और आधुनिक काल में आते आते काल है उसका निर्माण हो गया था नव नियतिवाद। तो अपने आधुनिक काल बचा है, नव नियतिवाद एक टॉपिक बचा है। उसके बाद में आधुनिक काल की कुछ संकल्पनाएं हैं। ये दो चीजें बची है, ये अपन अगले के जो वीडियो में उनमें अध्ययन करेंगे। ये दो टॉपिक बचे इस पार्ट के, बाकी ये पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं कि निसंदेह रूप से आपके समझ में आया होगा। साथ साथ इनके नोट्स है वो बनाते रहना। और जैसे पहले भी जिक्र किया है कि अभी एग्ज़ाम है वो अभी थोड़े दिनों के बाद में होने वाला है 22 तारीख को। तो उसमें आपको जो टेस्ट सीरीज या कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे महत्वपूर्ण जिससे आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। धन्यवाद।